क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो आज जो हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का टॉपिक है वो है सेल। काफी क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जिन टॉपिक्स के, केवल उनकी चर्चा हम इस क्लास में करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो एक सेल का डायग्राम दिया है आपको, इसमें काफी सारे स्ट्रक्चर्स हैं, सेल ऑर्गेनेल्स हैं। तो इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, जो लिखा है बस उसको पढ़ लेना है। तो सेल यानी कि कोशिका। तो पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछता है आपसे कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ क्या है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ आपकी सेल है। से ही आगे जो टिश्यू हैं, ऑर्गन्स हैं, वो बने हैं। तो लेकिन बेसिक यूनिट या सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल है। तो सेल डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सीला मीनिंग स्मॉल रूम। आपके काम का नहीं है। सेल इज द बेसिक लिविंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। तो ये कई बार पूछ लेते हैं कि लिविंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी क्या है। तो वो सेल है। ठीक है। और इन्हीं को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी बोलते हैं, क्योंकि ये सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन में क्या करती हैं? भाग लेती हैं। और सेल की स्टडी को सेल बायोलॉजी, सेलुलर बायोलॉजी या फिर साइटोलॉजी बोलते हैं। तो तीनों में से कोई भी ऑप्शन आपको मिल सकता है। ठीक है। फिर कुछ साइंटिस्ट के नाम हैं, इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है आपका कई बार कि सेल किसने डिस्कवर्ड किया। तो सेल वाज डिस्कवर्ड फर्स्टली बाय नॉन लिविंग प्लांट, नॉन लिविंग या फिर प्लांट सेल पे। इसमें सेल की खोज की गई थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है। ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है। तो सेल डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और पहली लिविंग सेल ये रॉबर्ट हुक ने की थी। नॉन लिविंग सेल की डिस्कवरी। ठीक है। लेकिन पहली लिविंग सेल देखी किसने है? तो वो है एंटोन वॉन लीवेनहोक। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पहली लिविंग सेल किसने देखी है। तो इसको याद कर लेंगे। सेल थ्योरी किसने दी है? ये भी पूछते हैं आपसे। सेल थ्योरी है क्या? कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। यही सेल थ्योरी है कि सभी जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो सेल से ही बने हैं। ये है सेल थ्योरी। किसने दी थी ये? थियोडर स्वान और मैथियाज सिल्डेन ने। तो इन दोनों के नाम याद कर लेंगे। और फिर लास्ट आता है आपका न्यूक्लियस की डिस्कवरी। न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। तो ये आपके पांच साइंटिस्ट के नाम हैं, पांचों आपको याद होने चाहिए। फिर सेल के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा बेसिक, जो आपके लिए जरूरी है एग्जाम के लिए। सेल या फिर कोशिका, तीन मुख्य भाग होंगे इसके। सबसे बाहर ये जो है आपकी, ये जो है, इसको बोलते हैं सेल की मेम्ब्रेन, परत जो होगी सेल के ऊपर। ठीक है। और जो सबसे सेंटर में होगा, ये वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और जो अंदर फ्लूइड भरा होगा, तरल पदार्थ होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटो मतलब सेल, प्लाज्म मतलब जो लिक्विड भरा है उसके अंदर वो। ठीक है। और ऐसे ही जो न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड लिक्विड भरा होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। कि वो न्यूक्लियस के अंदर का क्या है? तरल पदार्थ, फ्लूइड है। तो सेल मेम्ब्रेन सबसे आउटर लेयर है, ये सबसे बाहरी परत है। साइटोप्लाज्म, सेलुलर कंटेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को ही क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये आपकी मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस है। तो इसके बीच में जो भी तरल पदार्थ भरा होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस में आपको पता है कि क्या होता है? डीएनए कैरी करता है। ठीक है। अब सबसे पहला जो इसका सेल ऑर्गेनेल आता है वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का जो आपका इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स हैं, वो क्या क्या है? एक तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है ये सेल की, आउटर मोस्ट लेयर है। और दूसरा जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि लिपिड की बाई लेयर से बनी है, या बाई मतलब लिपिड की दो लेयर्स इसमें होती है। ठीक है। तो मेड अप ऑफ टू लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स के साथ और क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल होगा और प्रोटीन्स होंगे। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। सेल मेम्ब्रेन बनती किससे है? जो साइटोप्लाज्म है या फिर जो लिक्विड भरा है सेल के अंदर, उसी से इसका निर्माण होता है। ठीक है।
ट्रांसपेरेंट है मतलब जिसके आर पार आप देख सकते हो, पारदर्शी है। और सेमी परमिएबल, परमिएबल चीज कौन सी होती है? जिसके आर पार सब कुछ निकल जाए। सेमी परमिएबल कौन सी होती है? जो सिलेक्टेड या कुछ जो सब्सटेंस है उनको अंदर जाने देगी और बाकियों को नहीं आने देगी, उससे पार नहीं होने देगी। तो वो भी क्या है, सेमी परमिएबल का एग्जाम्पल है। तो सेमी परमिएबल परमिएबल वही होते हैं कि जो कुछ कंटेंट को अंदर आने दे, ठीक है, जिनको ये सिलेक्ट करेंगे और बाकी को ये रिजेक्ट कर देंगे, बाहर ही रखेंगे, सेल के अंदर नहीं आने देंगे और ना सेल से बाहर जाने देंगे, ठीक है। तो सिलेक्टिव बैरियर है, इसलिए सिलेक्शन करती है कि कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा, ठीक है। और इसी के जरिए जो सेल्स हैं वो आपस में बातचीत करती हैं, ठीक है। तो ये जो सर्कल किए हैं यही पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को ध्यान रखना है। फंक्शन क्या है इसके? तो सबसे बाहरी लेयर है तो प्रोटेक्शन का काम करती है, ये सेल को प्रोटेक्ट करेगी। और एसिमिलेशन, एसिमिलेशन यानी कि स्वांगीकरण, कि जो भी ट्रांसपोर्ट का काम है या फिर जो इंजेशन की चीजों को ग्रहण करना है, सेल के अंदर लेके आना है, एब्जॉर्ब करना है, तो वो सारे काम सेल मेम्ब्रेन करती है, ठीक है। और जो भी सेल के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसको सेल से बाहर निकालती है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। तो जनरल नॉलेज से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फंक्शन इसका, ठीक है। फिर साइटोप्लाज्म हमने देख लिया। इसकी पोजीशन पूछ लेते हैं कि सेल ऑर्गेनेल कौन सा है जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में है, जिसमें सारे सेल ऑर्गेनेल फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, यानी कि लिक्विड है तो सारे ऑर्गेनेल्स क्या करेंगे इसमें, तैरेंगे इसमें, ठीक है। फिर अगला आता है माइटोकॉन्ड्रिया और इसके कार्य। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो आपके जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि पावर हाउस ऑफ सेल कौन सा है, यानी कि ऊर्जा का घर है ये सेल का, कि जो भी सेल को ऊर्जा मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया ही उसको प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। और ऊर्जा किसके रूप में मिलती है? एटीपी के रूप में। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, एटीपी की प्रोडक्शन होती है। और एटीपी की फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये बनती है और एटीपी ही एनर्जी का एकमात्र सोर्स होता है सेल के पास। तो ये पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। जैसे आपका बिजली बोर्ड है तो पावर हाउस होता है, वहां से आपके घर में बिजली आती है, एनर्जी मिलती है आपके घर में। तो ऐसे ही जो पूरी सेल है उसको माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी मिलती है, ठीक है। और फंक्शन वही है इसका कि एटीपी प्रोड्यूस करेगा और जो मेटाबॉलिज्म उसको रेगुलेट करेगा, ठीक। अगला है इसमें गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस इसमें देख भी लेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया आपका ये है यहाँ पे पोजीशन इसकी, ठीक है। बाकी आपको इतना डिटेल में नहीं है कि स्ट्रक्चर कैसी है उसकी, क्या काम आता है, ये आपका गोल्जी अपरेटस है, ठीक है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे जो अगला पार्ट होता है उसको बोलते हैं गोल्जी अपरेटस या फिर गोल्जी बॉडी, ठीक है। काम क्या होता है इसका? काम इंपॉर्टेंट है, ये ट्रांसपोर्ट करता है, मॉडिफाई करता है और पैक करता है प्रोटीन्स को, ठीक है। कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बनेंगे, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जैसे मान लिया इस तरह की कोई स्ट्रक्चर है, इस तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है। तो इनमें जो प्रोटीन्स बनेंगे उनको ये ट्रांसपोर्ट करता है, मॉडिफाई करता है जरूरत के हिसाब से, उनको पैक करके आगे ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार करता है, ठीक है। और पैक किस में करेगा ये? वेसाइकल्स में पैक करता है ये, ठीक है, जिससे जहाँ पे भी यूज होने हैं, यानी कि एक थैली में डाल देता है। जिससे आप बाजार में जाते हो, कुछ भी सामान लेने जाते हो, तो जो शॉपकीपर है वो एक थैली में डाल कर आपको सामान पैक करके दे देता है। तो ऐसे ही गोल्जी अपरेटस भी यही करता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाएगा और वहां से प्रोटीन मांगेगा उससे, फिर प्रोटीन को ये थैली में पैक करेगा और वहां से जहाँ पे भी यूज होगा इसका वहां पहुंचा देगा, ठीक है। फिर फंक्शन वही है इसके कि मेजर कलेक्शन एंड डिस्पैच स्टेशन है ये प्रोटीन का, ठीक है, कि कलेक्ट करता है और वहां से ट्रांसपोर्ट करता है। प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बता ही दिया है आपको, ठीक है। फिर अगला आता है आपका सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछ लेते हैं कि बैरल शेप्ड सेल ऑर्गेनेल कौन सा है। तो बैरल शेप में एक ही सेल ऑर्गेनेल है आपका, वो है सेंट्रोसोम, ठीक है। तो सेंट्रोसोम यहाँ पे लिखा हुआ है ये,
तो क्लस्टर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स की छोटी छोटी ट्यूब से मिलकर बना है ये, तो छड़ी नुमा आकृति होती है इसकी, तो इसलिए इसको सेंट्रोसोम बोला जाता है। ठीक है। और सेल डिवीजन में ये पार्ट लेता है। सेल डिवीजन में कौन सा एक होता है? सेंट्रोसोम। ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट। फिर अगला आता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस तरह का आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है। और इसमें जो पहला क्वेश्चन बनता है कि लार्जेस्ट ऑर्गेनेल कौन सा है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल कौन सा है, तो वो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है। ठीक है। और इसमें आपका क्या होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसी कौन सी सेल है जिसमें नहीं पाया जाता। तो दो सेल्स हैं जिनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता। एक तो होती है रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी। ठीक है। और इसी को दूसरा नाम हम एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो दोनों एक ही नाम है, आरबीसी को ही एरिथ्रोसाइट बोला जाता है। और दूसरा है स्पर्मेटोजोआ, जो स्पर्म सेल होती है, उसमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता। ठीक है। तो ये एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम दिया गया है कि जिसके ऊपर तो दो हिस्से होते हैं इसके मेनली। पहला हिस्सा होगा ये बिल्कुल राउंड, सर्कल में जो दिखाया गया है आपको इतना हिस्सा, ये बिल्कुल राउंड होगा। इसके ऊपर कुछ भी दाने दाने से नहीं होगा। ठीक है। यानी कि ये स्मूथ होगा आपका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसके ऊपर दाने दाने से होंगे उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इन दानों को बोला जाता है राइबोसोम। ठीक है। यानी कि ये दाने किस प्रेजेंट होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? आपके प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो अच्छा क्वेश्चन पूछना हुआ तो ये पूछेगा आपको कि प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होती है। ऑप्शन में आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मिलेगा, स्मूथ भी मिलेगा। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होती है? प्रोटीन की सिंथेसिस। फिर है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका क्या काम है? ये लिपिड, फॉस्फोलिपिड और स्टेरॉइड्स, इनको बनाता है ये। ठीक है। पूछा नहीं गया है हालांकि। ठीक है। आर्यन का ही मेनली पूछते हैं आपसे, फिर भी इसको ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन तो बनता ही है इसके ऊपर कि लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड और स्टेरॉइड्स की प्रोडक्शन कहाँ पे होगी? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यही क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन में पार्ट लेता है कि बॉडी का अगर डिटॉक्स करना है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्टिवेट होता है उस टाइम पे। फिर अगला है राइबोसोम। ये बता ही दिया है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होता है ये जो आपका राइबोसोम है। ठीक है। और काम क्या होता है इसका? प्रोटीन की फैक्ट्री है ये। तो रिच इन डीएनए, डीएनए रिच होता है। और दूसरा, क्योंकि ये 60% प्रोटीन अपने अंदर स्टोर रखता है सेल का, तो इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जाता है। जो आपकी प्रोटीन की प्रोडक्शन होगी, प्रोटीन बनता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, स्टोर होता है राइबोसोम। ठीक है। और जहाँ पे स्टोर होता है उसी को बोला जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। ठीक है। फिर इसके बाद है लाइजोसोम। लाइजोसोम का क्या मतलब है? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है आजकल कि सुसाइडल बैग किसको बोला जाता है। सुसाइडल बैग आपका सेल का लाइजोसोम है। यानी कि कोई भी, मान लिया किसी भी सेल ऑर्गेनेल में कोई पार्ट खराब हो गया है, तो उसको ये डाइजेस्ट कर देगा, पचा देगा ये। ठीक है। यानी कि उसको मार देगा ये, उसकी जगह नए का निर्माण कोई और करेगा, लेकिन इस मारना इसका काम है। ठीक है। यानी कि जो भी बैक्टीरिया वायरस पहुंच जाते हैं, उनको भी ये मारता है कि सेल के अंदर मान लिया किसी तरीके से पहुंच गए हो, तो उनको भी ये पचा देता है, डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है। और जब वेस्ट को ये पचाता है तो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम की तरह काम करता है ये। ठीक है। तो इन दोनों में से कुछ भी आपसे पूछ ले, या तो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम या फिर सुसाइडल बैग या फिर डाइजेस्टिव अपरेटस, तो वो सारे क्या है? लाइजोसोम। और मतलब भी क्या है? एक ही मतलब है इसका। ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका न्यूक्लियस। तो पहली चीज तो आपको ध्यान रखनी है इसमें कि न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन है इसकी, दो मेम्ब्रेन होती है इसमें। इसमें भी दिख रहा होगा आपको डायग्राम में कि एक ये लेयर है आपकी बाहर की, और एक ये अंदर की लेयर। ठीक है। तो ये दो लेयर इसमें होती है। तो डबल लेयर, और कंटिन्यूअस नहीं होती,
ये लेयर बीच बीच में छेद होते हैं इसमें, उन छेद को बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ठीक है। इसके अंदर लिक्विड होगा, जो तरल पदार्थ इसके अंदर भरा होगा उसको बोल देंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। अब इसके अंदर मेन क्या है, क्वेश्चन क्या पूछते हैं न्यूक्लियस से, कि जेनेटिक मटेरियल निम्न में से कौन सा सेल ऑर्गेनेल अपने पास रखता है, या फिर सेल ऑर्गेनेल कौन सा है वो जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। तो वो न्यूक्लियस ही होता है, इसमें जेनेटिक मटेरियल आपका पाया जाता है। ठीक है। और जैसे आपका पहले देखा था हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कि दो सेल्स ऐसी हैं जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता। एक तो आपकी आरबीसी एरिथ्रोसाइट, और दूसरा स्पर्मेटोजोआ। ऐसे ही न्यूक्लियस भी क्या है, एक सेल में प्रेजेंट नहीं होता, और वो कौन सी है, आरबीसी। तो इसमें क्वेश्चन बनता है, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है। और जेनेटिक मटेरियल का ही क्वेश्चन पूछा गया है, कि जेनेटिक मटेरियल कौन से सेल ऑर्गेन में है, तो न्यूक्लियस में है। कौन सी सेल ऐसी है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, आरबीसी है। कौन सी सेल ऐसी है जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता, तो आरबीसी और स्पर्मेटोजोआ दोनों है। ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल होगा तो इसमें क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, और क्रोमोसोम के ऊपर क्या पाए जाते हैं, जीन्स। और इन जीन्स के माध्यम से ही क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आनुवांशिक गुण है, हेरिडिटरी करेक्टर्स हैं, वो ट्रांसफर होते हैं। कि जैसे माँ की कुछ चीजें मिलती जुलती होंगी बच्चे में, या फिर कुछ पिता की मिलती जुलती होंगी, उनका कारण क्या है, क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट है, एक्स वाई से डिनोट करते हैं, और जो फीमेल है उसको डिनोट करते हैं एक्स एक्स। तो ये मेल है। अब जो क्रोमोसोम है, अगर नहीं पता है, तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो टोटल 23 पेयर्स होते हैं, यानी कि 23 जोड़े क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। 23 जोड़े हैं तो मतलब टोटल कितने हो गए, 46। तो 23 जोड़े वो, मान लिया 23 इस पे हैं और 23 इस पे हैं और 23 इस पे हैं। तो जब बच्चे में ट्रांसफर होगा तो इन दोनों में से कोई एक ट्रांसफर होगा। तो इसका मान लिया दो हो जाएंगे आपके एक्स, एक हो जाएगा एक्स और दूसरा हो जाएगा वाई। और इसमें भी दोनों एक्स हैं तो दोनों को भी अलग अलग ही लिख देते हैं आप। ठीक है। अब जैसे मान लिया फादर से ट्रांसफर ये हुआ है एक्स, और मदर से ये वाला एक्स ट्रांसफर हुआ है, तो इनसे जो कॉम्बिनेशन से बनेगा वो बनेगा आपका एक्स 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 एक्स। आपका फीमेल को डोनेट डिनोट करता है, यानी कि फीमेल चाइल्ड पैदा होगा। ठीक है। अब मान लिया एक्स तो यही था, लेकिन एक्स ये वाला नहीं पहुंचा माँ का, एक्स ये पहुंचा है, तो भी क्या होगा, सेम ही चीज होगी, एक्स एक्स। तो भी क्या होगा, फीमेल चाइल्ड होगी। फिर वाई है, तो वाई है तो एक एक्स और एक वाई, एक्स वाई, तो ये मेल चाइल्ड होगा। और दोबारा ये वाई मान लिया इस एक्स के साथ अटैच होता है, तो ये भी एक्स वाई, तो ये हो जाएगा फीमेल चाइल्ड। तो यानी कि चार संभावनाएं हैं इसमें, चार में से दो संभावनाएं हैं कि फीमेल चाइल्ड होगा, और दो संभावनाएं हैं कि मेल चाइल्ड होगा। यानी कि 50% चांसेस मेल के हैं और 50% चांसेस फीमेल के हैं। तो ऐसे आपका जो सेक्स है वो निर्धारित होता है बच्चे का। ठीक है। फिर टाइप ऑफ सेल, तो आपकी टाइप ऑफ सेल में दो टाइप की सेल आती हैं। ठीक है। एक आती है प्रोकैरियोटिक, और एक आती है यूकैरियोट। और यूकैरियोटिक सेल कौन सी होगी, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है। तो यानी कि न्यूक्लियस अब्सेंट, और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट। और दूसरा, ये एक सेल से बने होते हैं, यानी कि यूनिसेलुलर। और ये एक सेल से ही बनते हैं और कई सेल से ही बनते हैं, तो या तो यूनिसेलुलर होंगे या फिर मल्टी सेलुलर। तो दोनों ये होते हैं। बस इतना ही देखना है आपको, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है इसकी क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है। फिर है सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन आपका दो टाइप का होता है, कि सेल डिवाइड कैसे करती है। मान लिया एक सेल है, उससे कई सेल बनती कैसे हैं? तो एक होता है माइटोसिस, और एक होता है मियोसिस। तो माइटोसिस में क्या होगा, कि अगर मान लिया 2n इसके पास
क्रोमोसोम्स हैं। तो डिवीजन होने के बाद डिवाइड होगी। डिवीजन होने के बाद भी मान लिया एक सेल ये थी, एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। डिवाइड होने के बाद ये दो सेल बन गई। इनके बाद भी क्या है, 2n क्रोमोसोम्स होंगे। तो ये सिंपल लैंग्वेज में माइटोसिस है। फिर मियोसिस क्या है, कि जब ये डिवाइड होगी, मान लिया इसके पास भी 2n है और एक सेल ही है ये भी, ठीक है। और जब ये डिवाइड होगी, यानी कि दो में ये डिवाइड होगी मान लिया, ठीक है, तो इसमें एन एन की जो क्रोमोसोम्स का नंबर है, संख्या है, वो आधी रह जाएगी, ठीक है। तो ये आपका माइटोसिस और मियोसिस, ये सेल डिवीजन, ठीक है। और कई बार इनकी क्या पूछ लेते हैं, स्टेजेस, कि स्टेजेस कौन सी हैं। तो स्टेजेस इसकी माइटोसिस में आ जाएंगी आपकी, चार स्टेजेस आती हैं इसमें। यहाँ लिख देते हैं साइड में। पहली आती है इसमें प्रोफेज, और दूसरी आती है इसमें मेटाफेज, तीसरी एनाफेज, और फोर्थ है टीलोफेज। ऐसे ही मियोसिस की पूछ लेते हैं कि मियोसिस में कौन सी स्टेजेस हैं, ठीक है। बस नाम याद रखना है आपको, नाम से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा ये, ठीक है। तो मियोसिस में भी सेम ही होती है, लेकिन इसमें मियोसिस 1 और 2 करके होती है। मियोसिस 1, मियोसिस 2, लेकिन स्टेजेस क्या होती हैं, सेम ही होंगी। कि प्रोफेज, मियोसिस 1 है तो प्रोफेज 1, फिर मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, ठीक है। और मियोसिस 2 है तो यहाँ लिख भी सकते हो कि प्रोफेज 1, और मेटाफेज 1, एनाफेज 1, और टीलोफेज 1। और ऐसे ही मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, और टीलोफेज 2, ठीक है। तो ये सेल डिवीजन है। बस इनके नाम याद रखने हैं आपको, और नाम में भी मेनली माइटोसिस के ही याद रखने हैं, क्योंकि सेम ही है, ठीक है। आप इसमें ये पूछ लेता है कौन सी इसमें से नीचे सेल डिवीजन का टाइप नहीं है, या फिर सेल डिवीजन की स्टेज नहीं है।